एवरीवन, मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि पता है, पिछले करीब 2 या 3 वीक से मैं आपके सामने कोई भी वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मेरी तबीयत खराब थी और जिस वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू करने में अनेबल था। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से फिट हूँ और बेहतर तरीके से क्लास को हम कंटिन्यू अब कर सकते हैं। दूसरा कारण था कि आपको मालूम है, त्यौहार का मौसम था और त्यौहार पर मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ और त्यौहार पर इधर उधर हमें जाना पड़ता है। आप भी समझ सकते हैं, शादीशुदा जब आप होंगे या जो भी हैं तो वो इन चीज़ों को जानते हैं। जो होंगे वो धीरे धीरे इन चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए, आपकी जो क्लास, जो आर्ट का सेक्शन हमने स्टार्ट किया था, उस आर्ट के सेक्शन में हम 2 पार्ट, पहला पार्ट भारतीय कला का परिचय और दूसरा चित्रकला के तत्व, जो हमने सैद्धांतिक कला का जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला पार्ट था आपका भारतीय चित्रकला का परिचय या भारतीय कला का परिचय, ठीक, या हम कह सकते हैं कला का एक परिचय, और दूसरा पार्ट था कला के तत्व। उन दोनों पार्ट में से हम 4 वीडियो दोनों की ला चुके हैं और टोटल 9 वीडियो अभी 8 की आपने मेरे जो YouTube चैनल है स्टडी पॉइंट के नाम से, लेकिन जब आप उसको सर्च करें तो YS राघव क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा। तो वहां से जब आप सर्च करेंगे तो आपको जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां 8 की प्लेलिस्ट होगी, जो TGT और PGT, UGC नेट और आपका DSSP या अदर जहां भी कला के संबंधित जो क्वेश्चन या एग्जाम होते हैं, उनके लिए जो डेटा आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। अगर आपको डेटा अच्छा लगे तो प्लीज अपना प्यार मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए, आज के सेक्शन में हम बात करेंगे सैद्धांतिक कला का जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है, उसके पार्ट में हम बात करेंगे भारतीय षडांग सिद्धांत की। और भारतीय षडांग सिद्धांत कहाँ से आया, कैसे भारतीय षडांग सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, षडांग सिद्धांत क्या है, या टोटल कितने षडांग हमारे चित्रकला में या कला के हमारे होते हैं। तो भारतीय चित्रकला या भारतीय कला के जो षडांग सिद्धांत हैं वो क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारतीय षडांग पर 6 लिम्स ऑफ आर्ट जो एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक किसने लिखी, वो बंगाल शैली का कौन महान कलाकार था, हम इसके बारे में भी यहाँ जानेंगे। अगर एक क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है कि अगर हम बात करें चीनी षडांग जो लिखा था या चीनी षडांग के लेखक जो थे वो कौन थे, किसने चीनी षडांग को लिखा था, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो षडांग के 6 सिद्धांत है उनमें क्या क्या अंतर है या उनका चित्रकला में क्या रोल है। जब हमने भारतीय चित्रकला के तत्व पढ़े, मतलब कला के जो तत्व हमने पढ़े थे, कला के तत्व में हमने बहुत सारी चीजें षडांग से ही उठाकर डाली हुई हैं और बहुत सारी चीजें लगभग वही सेम है। अब उसका रिवीजन भी आपका साथ के साथ हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय चित्रकला के षडांग सिद्धांत। तो देखिएगा, और अब आपका जो वीडियो है, अगर तबीयत मेरी दुरुस्त रहती है तो उम्मीद करेंगे कि आपकी जो वीडियो है वो कंटिन्यू आती रहे, जैसे कि पहले आपकी स्टार्ट हुई थी। अब मैं पूरी तरीके से फिट हूँ और भगवान करे कि अब फिट ही रखे, जिससे कि वीडियो आपकी डे बाय डे आपके सामने आती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय चित्रकला के षडांग सिद्धांत। देखिए, भारतीय चित्रकला के षडांग सिद्धांत की अगर हम शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम एक ग्रंथ की बात करते हैं यहाँ, और वो ग्रंथ है कौन सा, तो वात्स्यायन ऋषि द्वारा या वात्स्यायन द्वारा लिखा गया एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ, जिसको हम बोलते हैं कामसूत्रा के नाम से। जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, कला के परिचय के बारे में, मैंने वहां भी बताया था कि यहाँ 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है कामसूत्रा में, ठीक, मतलब कला की 64 कलाओं का, चित्रकला की 64 या कला की 64 कलाओं का वर्णन किसमें किया गया है, कामसूत्रा में। तो ध्यान दीजिएगा, एक पंडित थे जिनका नाम था यशोधर पंडित, यशोधर पंडित।
सबसे पहले थोड़ी सी कहानी ये आती है कि ये जो यशोधर पंडित हैं ये कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, यशोधर जो पंडित थे ये जयपुर के जो महाराजा थे, जयपुर के महाराजा कौन, राजा जयसिंह, जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबारी थे, के दरबारी। ठीक, उन्होंने क्या किया था कि लगभग आपकी 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में, यहां तक कि हम कह सकते हैं 14 से 15वीं शताब्दी, 13 से 14वीं शताब्दी के बीच में, ठीक, उन्होंने जो वात्स्यायन कृत, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जय मंगला, जय मंगला नाम से टीकाकरण किया था, टीकाकरण किया। किस नाम से टीकाकरण किया था? जय मंगला नाम से। ठीक, और जय मंगला नाम जो टीकाकरण किया था ये किसका किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ कामसूत्र है, कामसूत्र। ठीक, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय का, ठीक, जो वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ जो था कामसूत्र, उसके प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय का जो उन्होंने टीकाकरण किया था वो किस नाम से किया था? जय मंगला नाम से। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या उठता है, पहला क्वेश्चन कि जो षडांग सिद्धांत है वो किस ग्रंथ का पार्ट है? तो आप आंसर ये नहीं देंगे कि कामसूत्र का पार्ट है, आप कहेंगे कि जय मंगला का पार्ट है। अच्छा, जय मंगला क्या है? एक टीकाकरण है। जो टीका किया था वो किसका टीका किया था? उन्होंने वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय का उन्होंने क्या किया था? टीकाकरण किया था। अब इसका टीकाकरण किसने किया था? तो नाम आता है इसका यशोधर पंडित ने। यशोधर पंडित कौन थे? तो यशोधर पंडित जो हैं वो आपके जो जयपुर के महाराजा थे जयसिंह, उनके दरबारी थे। अब उसके बाद यहां से अगर बात करें कि उन्होंने जो टीकाकरण किया था जयमंगला टीका, ठीक, जयमंगला नाम से, उसी में उन्होंने षडांग के बारे में एक क्या कर दिया गया था, एक श्लोक लिखा था। और श्लोक क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, एक श्लोक था और श्लोक क्या लिखा था उस पर जरा रोशनी डालिएगा। उन्होंने लिखा था रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, भाव लावण्य योजनम, लावण्य योजनम, रूप भेद प्रभाव भाव लावण्य योजनम, ये अलग है, योजनम। ठीक, उसके बाद सादृश्य, सादृश्य वर्ण का भंग, सादृश्य वर्ण का भंग, इत्र चित्र षडंगकम, षडंग को। तो यहां से अगर बात करें तो उन्होंने श्लोक लिखा था रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्ण का भंग इतर चित्र षडंगकम। तो अगर बात करें कि यहां से जो यशोधर पंडित ने
जो वात्स्यायनकृत ग्रंथ था कामसूत्र, उसमें जो टीकाकरण किया था उसमें एक श्लोक ऐड किया था और उस श्लोक में उन्होंने बताया था कि कला के अगर हम षडांग सिद्धांत की अगर बात करें तो कला के आपके 6 प्रकार के षडांग सिद्धांत होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो देखिए यहीं से हमें मालूम पड़ रहा है। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं रूप भेद, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमाण, तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं भाव, चौथा होता है लावण्य योजनम, पांचवा होता है जिसको हम बोलते हैं सादृश्य परीक्षण भी बोल देते हैं सादृश्य, और छठवां होता है जिसको हम बोलते हैं बड़िका भंग। तो ये टोटल 6 आपके, एक मिनट रुकिए, तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो जो षडांग सिद्धांत में उन्होंने कितने प्रकार के षडांगों की बात की थी, उन्होंने 6 प्रकार के षडांगों की बात की थी। पहला षडांग था रूपभेद, दूसरा था प्रमाण, तीसरा ये क्रम में है, तीसरा था भाव, चौथा था लावण्य योजना, पांचवा था सादृश्य और छठवां था बड़िका भंग। अब उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें तो टोटल हमारे षडांग निकल के कितने आते हैं 6, तो आप इसको यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। पहला होता है कुल षडांग की संख्या क्या थी, षडांग कितने हुए कुल 6। पहला रूप भेद, दूसरा भाव, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा आता है आपका लावण्य योजना, पांचवा आता है आपका सादृश्य परीक्षण, और छठवां आता है जिसको हम बोलते हैं वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग अगर कहें तो वर्णिका का सीधा सीधा मतलब होता है रंग। जब मैंने तत्व पढ़ाया था तो उसके बारे में भी यहाँ मैंने बात की थी। तो अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो भारतीय षडांग सिद्धांत के हमारे टोटल कितने षडांग निकल कर आए, 6 निकल कर आए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले जैसे कि इस बार के 2021 के एग्जाम में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए जो जय मंगला टीकाकरण है वो किसने किया था। ठीक, तो वहां ऑप्शन में दोनों थे, वात्स्यायन भी थे और यशोधर पंडित भी थे, और जो आंसर था जय मंगला टीकाकरण किसने किया था, यशोधर पंडित ने। षडांग से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां आंसर क्या लगेगा, यशोधर पंडित। लेकिन अगर यशोधर पंडित नहीं है ऑप्शन में तो फिर हम आंसर लगा सकते हैं वात्स्यायन। ठीक, अगर वहां जय मंगला नाम का कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है तो हम कहेंगे कि किसमें है, कामसूत्र में। लेकिन अगर जय मंगला और कामसूत्र दोनों दे रखे हैं तो हम आंसर लगाएंगे कौन सा, जय मंगला टीका। समझ में आया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर बात करें यहां से कि ये रूप भेद का क्या मतलब होता है, तो आज मैं यहाँ 3 की बात करूंगा। पहले बात करूंगा रूप भेद की समय के हिसाब से, ठीक। दूसरी में बात करूंगा किसकी, आपके प्रमाण की। तीसरी बात करूंगा भाव की। और जो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे लावण्य योजना, सादृश्य परीक्षण और बड़िका भंग की। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये रूप भेद क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट और देख लीजिए। अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं ऊपर वाला हटा देता हूं, नोट्स आपके साथ करते जाइएगा, ठीक। चलिए अगर यहां से बात करें कि षडांग सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी गई थी 1921 में, 1921 एक पुस्तक लिखी गई 6 limbs of art। लिम्स माने होते हैं आधार भी बोल सकते हैं, लिम्स माने हम वो भी बोल सकते हैं, मतलब खंबे जिसको बोलते हैं हम, खंबे भी बोल सकते हैं। लिम्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कला के 6 आधार, ठीक, या 6 पिलर जिसको हम बोलते हैं, कला के 6 आधार।
ठीक, इस पुस्तक को, जो ये बुक है, वो बुक किसने लिखी थी? तो ध्यान दीजिएगा, वो लिखी थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। और अवनींद्र टैगोर ने जो बंगाल शैली के एक, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या बंगाल शैली के एक बहुत प्रमुख कलाकार थे, जिसको हम अवनी बाबू के नाम से जानते थे। जब हम बंगाल शैली पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। उन्होंने 1921 में एक पुस्तक लिखी थी जिसको बोला जाता है 6 लिम्स ऑफ आर्ट। ठीक, कला के 6 आधार या 6 पिलर हम कह सकते हैं, मतलब स्तंभ कह सकते हैं। एक सीधा सीधा यहाँ आधार की जगह लिखिएगा स्तंभ। वेट करिए। हाँ जी, तो हमारी जो बिटिया है, मेरी प्यारी छोटी सी बिटिया है, और बिटिया वो अपनी मम्मी से लड़के या रो के या नाराज होकर उसकी शिकायत करने मेरे पास आई थी। ठीक, तो इस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, और ये सारी चीज़ें परिवार में चलती रहती हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि 6 लिम्स ऑफ आर्ट मतलब कला के 6 स्तंभ या कला के 6 आधार। हम कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिम्स का मतलब बस आधार ही होता है या स्तंभ भी होता है। तो ये जो बुक लिखी गई थी, वो बुक लिखी गई थी 1921 में, और 1921 में जो बुक लिखने वाले थे बंगाल शैली के एक प्रमुख कलाकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं इसमें कि जो चीनी सारंग के जो लेखक थे, ध्यान दीजिएगा, जो चीनी मतलब चाइना में, चीनी मतलब वो नहीं जो चाय में डालने वाली, ठीक, चीनी सारंग के लेखक थे कौन? जिनको हम बोलते हैं सी हो। एक बहुत फेमस कलाकार थे, या एक बहुत फेमस अगर कहें कि एक विद्वान थे, जो कलाकार भी कह सकते हैं, विद्वान भी कह सकते हैं। ठीक, और उन्होंने चीनी सड़ांग को लिखा था, और चीनी सड़ांग को जो लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? सी हो। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर जरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं रूपभेद। और रूपभेद का मतलब क्या है? हम बात करें प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या है? अगर हम बात करें भाव, भाव का मतलब क्या है? तो चलिए हम सबसे पहले इन तीनों को आज बात करेंगे, और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, और अगर समय रहा तो हम आगे भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा रूपभेद। रूप भेद। देखिए, अगर हम सड़ांग का सबसे पहला अगर हम बात करें पार्ट कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं रूपभेद, और रूपभेद का सड़ांग में क्या अंतर है। जैसे कि सपोज करिए इस समय मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, और आप मेरा हाव भाव है, जो मेरा रूप है, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है, उससे कि आप कोई ना कोई एक इमेज, कोई ना कोई एक भाव, कोई ना कोई कुछ चीजें है, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक काल्पनिक चीजें चल रही होंगी। तो जब भी अगर हम बात करें कि जब तक हमारे सामने कोई भी रूप नहीं होगा, तब तक हम कोई भी अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। और कल्पना को कला की भाषा में बोला जाता है अभिव्यक्ति। तो जब तक रूप नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हमारे सामने नहीं आ सकती है। तो यहीं से अगर बात करें कि किसी भी रूप का सही ज्ञान, ठीक, अगर कहीं बात करें कि दृष्टि का सही ज्ञान, जैसे कि कोई भी चीज अगर हमें सही दिखाई दे रही है, तो उसका रूप हमें सही दिखाई दे रहा है, तो हमारी दृष्टि क्या है? सही है। तो अगर हम बात करें कि रूप से हमें क्या पता चलता है कि हमारी दृष्टि का जो सही ज्ञान, एक तो वो हमें पता चलता है, दूसरा हम पता चलता है कि रूप के द्वारा ही कोई भी मनुष्य अभिव्यक्ति कर सकता है। और अगर रूप नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति
नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की कोई भी तस्वीर रख दी जाए, तो अगर वो बांसुरी बजा रहे हैं और वो एक जंगल है, उसमें क्या है, बहुत सारी गायें चल रही हैं, तो आपके दिमाग में उस रूप को देखकर आपके क्या स्टार्ट होना लगेगा, आपकी कल्पना शुरू हो जाएगी, आपकी अभिव्यक्ति स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप दृष्टि के द्वारा सही ज्ञान पाकर उस रूप से अभिव्यक्ति के माध्यम से उसको बता सकते हैं कि इस समय भगवान श्री कृष्ण वन में क्या है, गायों को चरा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति जो स्टार्ट होती है वो रूप के द्वारा होती है। तो लिखिएगा यहां से, अगर हम बात करें कि रूप क्या है, कि रूप हमारे आंतरिक और बाह्य रूप का सही ज्ञान कराता है। ठीक, तो रूप भेद के द्वारा ही इसके द्वारा ही आंतरिक और बाह्य रूप के आंतरिक व बाह्य रूप का सही ज्ञान होता है रूप के द्वारा ही किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य रूप का सही ज्ञान होता है। ठीक है नहीं? अगर हम बात करें कि जब हम रूप की बात करें तो रूप के द्वारा ही दृष्टि का सही ज्ञान होता है। इसके द्वारा ही दृष्टि का या दृष्टि को सही ज्ञान होता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें कि जो रूप है, रूप ही रूप के द्वारा ही कोई व्यक्ति, रूप के द्वारा ही, ऐसे लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति होती है। ठीक, अगर बात करें कि हम चित्र सूत्र में, जो मैंने कला के परिचय में बताया था, चित्र सूत्र प्रकरण, ठीक, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसके द्वारा लिखा गया था, बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक, कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है, ठीक, वो किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके जो चित्रसूत्र प्रकरण है उसमें 4 प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है। तो चित्रसूत्र प्रकरण में, चित्रसूत्र में 4 प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला लिखिएगा, 4 प्रकार के रूप कौन कौन से हैं। पहला है वैदिक, ठीक, दूसरा है, पहला है सत्य, दूसरा वैदिक, तीसरा है आपका कौन सा, नागर, और चौथा है मिश्र। ठीक, अगर वही बात करें, जब कला के तत्व पढ़ रहा था तो कला के तत्व में जब मैंने बात की थी आपके एक तत्व की, और कौन कौन से, रेखा रंग रूप, ठीक, रेखा रंग रूप, ठीक, और उसके बाद 3 और थे, कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा है, रेखा रंग रूप तान पोत और अंतराल। ठीक, तो ये हमने 6 तत्वों की बात की थी। तो इसमें वहां मैंने बताया था कि जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत,
तो महाभारत महाकाव्य में या ग्रंथ में 19 रूपों का मैं 19 रूपों का वर्णन मिलता है। महाभारत में टोटल कितने रूपों का वर्णन मिलता है? 19 रूपों का वर्णन मिलता है। ठीक, तो चलिए ये बात हुई किसकी? रूप वेद की। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए चित्रसूत्र में कितने प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है? तो 4 प्रकार के रूपों का। महाभारत में कुल कितने रूपों का वर्णन मिलता है? तो 19 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि सप्तवैणिक नागर मिश्र जो रूप हैं वो किस ग्रंथ के अनुसार बताए गए, तो वो किसके अनुसार है? चित्रसूत्र के अनुसार। अब जैसे अगर पूछा जाए विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर किसने लिखा था। मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा आंतरिक व बाह्य रूप का सही ज्ञान होता है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस षडांग के किस सिद्धांत के द्वारा आंतरिक व बाह्य रूप का सही ज्ञान होता है। तो वो क्वेश्चन होता है आपका कौन सा? कि रूप वेद के द्वारा किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य रूप का सही ज्ञान होता है। तो ये तो बात हुई किसकी? रूप वेद की। अब हम बात करते हैं प्रमाण की। तो दूसरा लिखेगा, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के षडांग सिद्धांत की, और बात करेंगे यहां पर दूसरे प्रकार का षडांग सिद्धांत कौन सा है? आपका प्रमाण। प्रमाण, और ये प्रमाण क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रमाण का मतलब होता है कि जब भी कोई भी हमारे सामने रूप है तो उसका माप क्या है, ठीक, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, ठीक, वो कितने ताल का है, कितने अंगुल का है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि कोई भी चित्रित आकृति का सही माप किसके द्वारा बताया जा सकता है? प्रमाण के द्वारा बताया जा सकता है। तो सीधा सीधा लिखिएगा कि किसी भी चित्रित आकृति का माप या अनुपात हमें प्रमाण के द्वारा मालूम पड़ता है। किसी भी चित्रित आकृति का सही माप या अनुपात, ठीक, प्रमाण के द्वारा मालूम पड़ता है। प्रमाण द्वारा द्वारा पता लगाया जा सकता है, ठीक। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो इसका अर्थ का मतलब क्या है कि किसी भी चित्रित आकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब माप हो गई, ठीक है, नहीं, तो वो क्या है? हमें किस में आती है? प्रमाण में आती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रमाण को संबद्धता क्या बोलते हैं? संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब संबंध का सिद्धांत, ठीक। तो संबद्धता का सिद्धांत किसको कहा जाता है? वो प्रमाण को कहा जाता है। उसके बाद, ठीक, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहां प्रमाण में देखिए, जब हमने चित्रसूत्र प्रकरण पढ़ा था तो चित्रसूत्र प्रकरण में भी हमने माप की बात की थी, और वहां मानव के 5 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है। षडांग सिद्धांत में भी मानव के 5 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन वहां चित्रसूत्र में जब हम कला का परिचय पढ़ रहे थे, चित्रसूत्र में हमें 5 प्रकार के जो रूपों का वर्णन मिला था मानव के, उसकी जो मापन इकाई थी वो अंगुल रखी गई थी,
और मैंने वहां भी बताया था कि जब हम षडांक सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके प्रमाण में जो मापन इकाई रखी जाएगी वो क्या रखी जाती है, वो ताल रखी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां बात करें मानव के, ऐसे लिखिएगा, इसमें मानव के 5 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है। अब कौन कौन से 5 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है और उसकी जो मापन इकाई है वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो वर्णन मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो लिखिएगा, सबसे पहला आता है बाल रूप। कौन सा होता है आपका, बाल रूप। दूसरा आता है आपका, बाल के बाद कुमार, ठीक। कुमार के बाद आता है आपका कौन सा, आपका आता है मानव। मानव के बाद आता है आपका डी भयानक, और भयानक के बाद आता है आपका एक राक्षस। और वहां कौन कौन से थे, वहां थे आपका भद्रपुरुष, ठीक, हंसपुरुष, भद्रपुरुष, मानव पुरुष। उसके बाद आता है आपका कौन सा, रुचक और सशक्त पुरुष, ठीक। तो अगर यहां अगर हम मापन इकाई की बात करें तो मापन इकाई रखी गई थी, यहां क्या रखी गई थी, ताल। और हम ये जानते हैं एक ताल बराबर होता है किससे, 12 अंगुल के, और एक ताल ही एक सिर, और एक सिर ही एक इकाई के बराबर होता है। तो यहां जो मापन इकाई रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, ताल रखी गई थी। अब जैसे अगर हम बात करें बाल रूप, तो बाल रूप हमें कितने ताल का मिलता है, वो मिलता है हमें 5 ताल का। तो जो बाल रूप है मानव का वो कितने ताल का होगा, 5 ताल का। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है कौन सा, गोपाल, ठीक। जो भगवान श्री कृष्ण का गोपाल रूप है, ठीक, मतलब जो बाल रूप है वो कितने ताल का है, 5 ताल का। उसके बाद अगर हम कुमार रूप की बात करें तो कुमार की अगर बात करें तो कुम्हार मिलता है हमें कितने ताल का, 8 ताल का, ठीक। और 8 ताल का इसमें आता है आपका वामन। जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु ने जो वामन अवतार लिया था, ठीक, वो वामन रूप जो था वो कितने ताल का था, वो 8 ताल का था। उसके बाद अगर हम मानव की बात करें तो वो 9 से 10 ताल में आता है, और कहीं कहीं ये 8 से 9 ताल मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में 8 ताल होगा तो आपका 9 ताल नहीं होगा अगर मानव की बात करें, और अगर 9 ताल होगा तो वहां क्या नहीं होगा, 8 ताल नहीं होगा। लेकिन जो ऑथेंटिक माना गया है वो 9 से 10 ताल माना गया है। अब इसमें मानव भी हमें 2 तरीके के मिलते हैं। एक मिलता है जो सामान्य, और सामान्य जो होता है वो 9 ताल का, और दूसरा होता है उत्तम। जो उत्तम होता है, जो उत्तम पुरुष जिसको बोला जाता है, वो आता है आपका कौन सा, 10 ताल का। अब जैसे सामान्य में हम सभी आते हैं, लेकिन उत्तम में आ जाते हैं आपके कौन से, राम, कृष्ण, पांडव, ठीक। ये सभी किसमें आते हैं, आपके उत्तम पुरुष में, ठीक। उसके बाद आता है आपका भयानक, और भयानक में आपका आ जाता है कितने ताल का, 12 ताल का। ये भयानक कितने ताल का होता है, 12 ताल का। और इसमें आपके आता है कौन से, जैसे आ जाता है आपका भैरव, ठीक। तो जो भैरव आते हैं, भैरव, वराह, ठीक, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, आपके भयानक ताल में आते हैं, भयानक रूप में आते हैं। और राक्षस में आते हैं आपके कितने ताल के आते हैं, 16 ताल के। और जो राक्षस होते हैं वो कौन से, जैसे रावण, कंस, ठीक। उसके बाद आपका कुंभकर्ण, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, आपके 16 ताल में आते हैं।
तो अगर हम बात करें कि जो प्रमाण में, प्रमाण का मतलब क्या होता है, जो आपके किसी भी व्यक्ति की जो माप तोल होती है वो क्या कहलाई जाती है, प्रमाण कहलाई जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसको नोट करिएगा, हम बात करते हैं अब हम भाव की, और भाव क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। मैं साइड में हूं, इसके या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम तीसरे षडंग सिद्धांत की, जो कि आज की आपका लास्ट है, और इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट। और षडंग को खत्म करने के बाद, दैट मींस कल आपका षडंग खत्म हो जाएगा, और षडंग को खत्म करने के बाद हम चलेंगे कौन से पार्ट पर, जो हम पार्ट लेकर चलेंगे फिर आपका कौन सा पार्ट, जो इसमें आपकी बहुत सारी कला पद्धतियां हैं उसके बारे में, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर लोक कला शैलियों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे भारतीय प्राग ऐतिहासिक कला के बारे में। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका जो आपका वेस्टर्न वाला पार्ट है उसको पहले ले लूंगा, और उसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे भारतीय प्राग ऐतिहासिक कला। तो जैसा भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार मुझे इसी के माध्यम से मिलेगा, ठीक। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे कि आगे नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं भाव की। तो भाव क्या होता है, देखिए हमने कोई एक चित्र देखा, और चित्र देखने के बाद हमें वहां से कैसा भाव निकल कर आता है, वो किस प्रकार के रस उसमें प्रयोग किए गए हैं, किस प्रकार की चीजें उसमें दी गई हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके अनुसार आती हैं, भाव के अनुसार। जैसे उसमें भक्ति का भाव है, उसमें रौद्र भाव है, ठीक। जैसे कि अगर कोई युद्ध का कोई चित्र बना हुआ है, तो युद्ध के चित्र में हमें किस तरीके का भाव निकल कर आ रहा है। तो भाव का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा भाव का अर्थ होता है कि आकृति में दर्शक को चित्रकार द्वारा दिखाया गया भाव कोई, ठीक। जो चित्रकार की दर्शक को किसी भी आकृति में दर्शक को चित्रकार की जो भावना हमें दिखाई देती है वही क्या कहलाया जाता है, भाव, ठीक। तो भाव का आशय क्या है, तो लिखिएगा, भाव का आशय, भाव का आशय चित्र में दर्शक को, चित्र में दर्शक को चित्रकार की भावना दिखाई देने से है, भावना दिखाई देने से है, ठीक। जो भाव का आशय क्या है कि चित्रकार ने जो भी चित्र बनाया है उस चित्र के द्वारा चित्रकार को अपने चित्र में या अपनी आकृति में, अपनी जो चित्रित आकृति में या कोई भी चित्रित मतलब अब चित्रित कृति में किस तरीके का भाव दिखाना चाह रहा है। तो भाव का आशय क्या है, यही होता है कि भाव का आशय क्या होता है कि चित्रकार ने किसी भी चित्र में किस प्रकार का भाव शो किया है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भाव, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आंतरिक और बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति जो कराता है वो कौन कराता है, रूप कराता है। लेकिन जो किसी भी चित्र के केवल आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति या आंतरिक सौंदर्य का जो भाव प्रदर्शित करता है या आंतरिक सौंदर्य को दिखाता है, ठीक। तो जब भी कोई भी षडंग का वो भाग जो किसी भी चित्र के आंतरिक सौंदर्य को दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाव किसी भी चित्र या कृति के आंतरिक सौंदर्य को
दर्शाता है। ठीक, और अगर हम बात करें यहीं से कि अगर किसी भी आकृति की भाव भंगिमा हम भाव से ही पता लगा सकते हैं, भाव से ही किसी भी आकृति की भाव भंगिमा का पता चलता है। ठीक, तो ये था पार्ट आपका जो षडांक का पहला पार्ट, जिसमें मैंने बात की कि षडांक की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें कैसे मालूम पड़ा, षडांक सिद्धांत कैसे आया, जयमंगला टीका क्या है, किसने किया था, वात्स्यायन कृत जो आपका ग्रंथ है जो कामसूत्र, उसमें आपको कौन से अध्याय के किस अधिकरण में जयमंगला टीका लिखा गया था। ठीक, वो कौन से राजा के थे, 6 लिम्स ऑफ आर्ट पुस्तक 1921 में किसने लिखी थी, इसके बारे में हमने यहाँ बात की। और यहाँ एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन है, इन चीजों को लिखिएगा और उन चीजों को देखिएगा। जब आप कोई भी बुक उठाकर देखोगे कला की, तो वहां आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जो मैंने आपको बताया था 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो षडांक सिद्धांत है, जो जयमंगला टीकाकरण है, वो किसने किया था, तो ये इसका आंसर था यशोधर पंडित। तो जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूं, वेट करिएगा 1 मिनट। देखिए, ये है 2021 का आपका जो टीजीटी का जो पेपर हुआ था वो है, और इसमें अगर मैं उस क्वेश्चन को निकालूं, देखिए इसमें लिखा गया है कि इसमें कामसूत्रा के टीकाकार का नाम क्या है। इसमें लिखा गया कामसूत्र के टीकाकार, मतलब कामसूत्र का जो टीकाकार किया था वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरे साइड में, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इसमें कामसूत्र के टीकाकार का नाम क्या था, तो आंसर इसमें क्या था, यशोधर पंडित। क्योंकि टीका जो करण जो किया था वो यशोधर पंडित ने किया था, और कामसूत्र ग्रंथ जो लिखा था वो किसने लिखा था, वात्स्यायन लिखा था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, अगर टीका शब्द का प्रयोग किया गया है, जयमंगला का प्रयोग किया गया है, या षडांक सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, तो वहां आंसर आपका यशोधर पंडित ही होगा। ठीक, अगर यशोधर पंडित ऑप्शन में नहीं है तब आप कामसूत्र लगा सकते हैं, या जो आपके वात्स्यायन लगा सकते हैं। अदरवाइज आप जो आंसर जो दे के चलोगे वो क्या दे के चलोगे, यशोधर पंडित। तो चलिए मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आपके जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आपका रह गया है कौन सा, लावण योजना। उसके बाद आपका रह गया है कौन सा, आपका पार्ट रह गया है कौन सा पार्ट, आपका सादृश्य परीक्षण। और उसके बाद बड़का भंग, और बड़का भंग सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है षडांक सिद्धांत का, और कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी तरफ से जय हिंद।